पैसों को सही तरीके से किस तरह हैंडल करना है, ये वास्तव में अपने आप में एक आर्ट है। ये आपके स्मार्टनेस पर नहीं बल्कि पैसों को लेकर आपके बिहेवियर पर निर्भर करता है। जरूरी नहीं है कि आप एक जीनियस होंगे तो ही पैसों को हैंडल कर पाएंगे। कभी कभी एक जीनियस भी पैसे को गंवा देता है, वहीं कभी कभी एक ऑर्डिनरी इंसान भी पैसों से वेल्दी बन सकता है। साइकोलॉजी ऑफ मनी समझने के लिए इन दो कहानियों के माध्यम से इसके सार को समझने की कोशिश करेंगे। कहानी कुछ इस प्रकार है। जब ऑथर एक होटल में काम करते थे, वहाँ एक टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव आया करता था। वहाँ एक जीनियस था जिसने बहुत कम उम्र में कामयाबी हासिल की थी। उसने बहुत सी कंपनीज बनाई, उसे बेच भी दी। उसके पास बहुत से पैसे थे, लेकिन उसका अपने पैसों के साथ बिहेव बहुत ही अजीब था। वह हर समय अपने साथ नोटों की गड्डियां लेकर घूमता था, फिर बिना शराब पिए और शराब पीकर अपने अमीर होने का शो ऑफ करता था। एक बार तो उसने हद ही कर दी जब उसने अपने दोस्त को पैसों की गड्डियां देकर कहा कि कुछ गोल्ड कॉइन खरीद लो। फिर वो अपने दोस्तों के साथ समंदर के पास गया, जिसमें उसने एक गेम खेला जिसमें जो गोल्ड कॉइन को समंदर में ज्यादा दूर तक फेंकेगा वही जीतेगा। पैसों के साथ ऐसा बेहुदा व्यवहार सिर्फ मस्ती के लिए। अब आप सोच सकते हैं कि उसका ये बिहेवियर कितने समय तक चला होगा। जाहिर सी बात है ज्यादा लंबा नहीं चला होगा। ऑथर बताते हैं कि उन्हें कुछ सालों बाद पता चला कि वह बैंकक्रप्ट हो गया। इस कहानी के साथ ऑथर दूसरी एक और इंसान की कहानी बताते हैं जिसका नाम रोनाल्ड जेम्स था। वह साधारण अमेरिका के गाँव से बिलोंग करने वाला एक कर्मचारी था। यह साधारण आदमी जब लगभग 90 साल की उम्र में मरा तो देश विदेश के अखबारों में उसकी चर्चा हुई। चर्चा इसलिए हुई क्योंकि मरने के समय उसकी नेटवर्थ 58 करोड़ थी, जिसमें से उसने 15 करोड़ अपने बच्चों को और वहीं 43 करोड़ चैरिटी में दे दिए। अब एक साधारण अमेरिका के गांव से बिलोंग करने वाले कर्मचारी के पास इतने पैसे कहां से आए? जब इसका पता लगाया गया तो पता चला कि उसकी कोई लॉटरी नहीं लगी थी। वह तो एक साधारण जीवन जीता था। वह पैसों को बचाकर उसे ब्लू चिप कंपनी के स्टॉक में लगा देता था। फिर कई दशकों बाद कंपाउंडिंग की पावर ने उसकी छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट को इतना बड़ा बना दिया। ऑथर टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव और कर्मचारी को कंपेयर करते हुए बताते हैं कैसे जीवन में बहुत सारा पैसा कमाना और फिर उसे बनाए रखने के लिए किसी टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं है। आप पैसे के साथ कैसे बिहेव करते हैं इसकी जरूरत है। पैसे कमाने की कला एक सॉफ्ट स्किल है। कोई भी इंसान सीखकर फाइनेंशियल सक्सेस पा सकता है। एक टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव जीनियस होने के बावजूद बैंकक्रप्ट हो जाता है। दूसरा, एक कर्मचारी ज्यादा पढ़ा लिखा ना होने के बावजूद करोड़पति बन जाता है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक को लेखक ने लगभग 20 लेसन्स में डिवाइड किया है। इन सभी लेसन्स की चर्चा हम आगे अपनी इस समरी में करेंगे। इससे पहले मैं उम्मीद करता हूँ आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। नो वंस क्रेजी। ऑथर एक एग्जाम्पल लॉटरी टिकट का देते हैं। अमेरिका में लोग मूवीज, वीडियो गेम्स, म्यूजिक, स्पोर्टिंग इवेंट और बुक्स के कंबाइन अमाउंट से ज्यादा लॉटरी टिकट खरीदने में खर्च करते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ज्यादातर लॉटरी टिकट कौन खरीदता है? ना अमीर, ना मिडिल क्लास, बस गरीब लोग। वह गरीब लोग जो इतने गरीब हैं जिन्हें अगर इमरजेंसी हो जाए तो 30 से 35 हजार अरेंज नहीं कर सकते। ऐसे गरीब लोग वहाँ पर सालाना 30 से 35 हजार रुपए की लॉटरी टिकट खरीद लेते हैं। लॉटरी टिकट खरीदना, और वो भी उन पैसों से जो इमरजेंसी के समय उनके काम आ सकते हैं, क्या ये फाइनेंशियल डिसीजन आपको सही लगता है? आप शायद कहेंगे नहीं, यह क्रेजीनेस है। लेकिन जो आपको और हमको क्रेजी लगता है वह गरीब आदमी के लिए उचित होता है और सही डिसीजन है। वह कैसे? उसके लिए ऑथर गरीब आदमी की सोच के बारे में बताते हैं। गरीब आदमी जो लॉटरी टिकट खरीदता है वह कहता है हम लोग जो महीने में कमाते हैं उससे ज़्यादा खर्च हो जाता है। सेविंग की तो कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं होती। बहुत ज़्यादा सैलरी, वैकेशंस, बड़ी गाड़ी, बड़े घर, ये सब हमसे बहुत दूर है। उतना ही कि हम अपने बच्चों को बड़े कॉलेज में एडमिशन करवा सकते हैं। यह सब हमारे लिए सपना है। इन सपनों को जो मिडिल क्लास और अमीर जी रहे होते हैं, ऐसे सपनों को साकार होने के चांस हमें सिर्फ लॉटरी टिकट खरीदकर और लॉटरी लगने पर ही लगते हैं। लॉटरी टिकट खरीदते हुए हमें लगता है कि हम अपने सपनों को सच करने के लिए पैसे दे रहे हैं। आपको एक क्रेजी लगेगा क्योंकि जो हमारे लिए सपना है वह बहुत से लोगों को आसानी से मिला हुआ है। आप में से तो बहुत से लोग उसकी वैल्यू भी नहीं करते। इस कहानी और एग्जाम्पल के माध्यम से ऑथर बताते हैं गरीब, मिडिल क्लास या फिर रिच लोग ज़्यादातर मनी रिलेटेड डिसीजन या फाइनेंशियल डिसीजन एक्सेल की सीट पर वर्किंग करके नहीं बल्कि अपनी इंडिविजुअल सर्कमस्टेंसेस और इमोशन से प्रभावित होकर लेते हैं। जो मैं डिसीजन लूँगा वह आपको क्रेजी लग सकता है, जो आप डिसीजन ले वह मुझे क्रेजी लग सकता है। आपकी फाइनेंशियल सक्सेस इस पर डिपेंड करती है कि आप अपने इमोशंस और सर्कमस्टेंसेस और कैलकुलेशन को साथ में रखते हुए पैसों के साथ कैसा बिहेव करते हैं। इसका मतलब है कि हर किसी को पैसे के बारे में सोच अलग है,
लेकिन हर कोई खुद को समझदार समझता है। इसलिए लेखक ने कहा है कि अपनी लिमिट समझें। उन लोगों को देखें जिन्होंने जिंदगी में गरीब होने के बावजूद पैसे बनाए हैं। देखें आखिर उन्होंने क्या किया है और उनसे प्रेरणा लें। लक एंड रिस्क, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कुछ लोग पैसों के मामले में लकी होते हैं, लेकिन दोस्तों लक के साथ बुरी बात यह है कि इसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता और हम अमीर बनने के लिए लक के सहारे नहीं बैठ सकते। बिल गेट्स की कहानी तो आपने सुनी ही होगी। बिल गेट्स साल 1968 में जब एक स्कूल में पढ़ते थे, तब उसी समय पूरी दुनिया में 30 करोड़ सिमिलर स्टूडेंट थे जो हाई स्कूल में पढ़ते थे। लेकिन पूरी दुनिया में द लेक साइड स्कूल कुछ ऐसे स्कूलों में से एक था जिसमें उस समय कंप्यूटर था। स्कूल के पास इतना पैसा और विजन था कि उन्होंने अपने स्कूल के लिए कंप्यूटर खरीदा। बिल गेट्स और उनके दोस्त पॉल एलन लाखों करोड़ों बच्चों में से वो लकी स्टूडेंट थे जिन्हें उस समय कंप्यूटर का एक्सेस मिला। बिल गेट्स ने यह बात ऑन रिकॉर्ड भी कही है, अगर उनका स्कूल लेक साइड नहीं होता तो शायद माइक्रोसॉफ्ट भी नहीं होता। इस तरह और भी बहुत सारे फैक्टर्स बिल गेट्स के सक्सेस होने के थे, लेकिन लक उनमें से एक था। बिल गेट्स के एक दोस्त केंट इवांस की बात करते हैं। केंट इवांस बिल गेट्स और पॉल एलन के बेहतरीन दोस्त थे। उनके सभी कंप्यूटर एडवेंचर के पार्टनर थे। बिल गेट्स का कहना है कि अगर केंट इवांस ने स्कूल ख़त्म किया होता तो वह निश्चित माइक्रोसॉफ्ट में फाउंडिंग पार्टनर होते, लेकिन केंट इवांस ने स्कूल ख़त्म ही नहीं किया। केंट इवांस स्कूल में ही एक माउंटेनियरिंग एक्सीडेंट के दौरान मारे गए। उन्होंने वो रिस्क फेस किया जो लाखों में से एक को फेस करना पड़ता है। माउंटेनियरिंग में लाखों लोग जाते हैं, लेकिन मरता लाखों में से एक ही है। ऑथर लक और रिस्क का कंसेप्ट इस एग्जाम्पल से सिखाते हैं। बिल गेट्स और केंट इवांस बिल्कुल एक जैसी कैपेबिलिटी रखते थे। जहाँ बिल गेट्स लाखों लोगों में से एक बने जिन्होंने हद से ज़्यादा सफलता प्राप्त की, जिसे लक भी कहा जा सकता है, वहीं केंट इवांस लाखों लोगों में से वह एक इंसान बने जिन्हें लक के बिल्कुल अपोजिट रिस्क को फेस करना पड़ा। जहाँ शुरुआत एक साथ हुई थी, वहीं लक और रिस्क के कारण डायरेक्शन और फाइनल आउटकम बिल्कुल अपोजिट हो गए। यहाँ कहने का मतलब यह नहीं है कि बिल गेट्स की अपार सफलता के पीछे सिर्फ किस्मत थी। किस्मत के अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर थे, लेकिन यह कहना उचित होगा कि आपके एफर्ट्स के अलावा भी बहुत से फैक्टर होते हैं जो डिटरमाइन करते हैं कि आउटकम क्या होगा, जो आपके कंट्रोल में नहीं होते। आपको सिर्फ इस बात पर विश्वास रखना है कि अगर आप फाइनेंशियली बहुत सफल हो जाओ तो यह मत मान बैठना कि आपने जो डिसीजन लिए वे सब सही रहे, तभी आप सफल होंगे। आगे भी वैसा ही होगा। अगर आप फाइनेंशियल फेलियर का सामना करो तो यह मत मान लो जो आपने डिसीजन लिए सब गलत थे, इसलिए आप असफल हुए। सफल और असफल दोनों में ही आपके डिसीजन के साथ बहुत सारे फैक्टर होते हैं। सफल होने पर ही कॉन्शियसली आगे बढ़ते रहो, असफल होने पर भी सिचुएशंस और सर्कमस्टेंसेस को पीछे छोड़कर आगे बढ़ते चलो, जब तक सभी फैक्टर आपके फेवर में आकर आपको सफलता ना दिला दें। नेवर एनफ, यह बात भी सच है कि पैसा लोगों का दिमाग खराब कर सकता है। बहुत से अमीर लोगों को उनका पैसा कभी भी एनफ नहीं लगता। महंगी गाड़ियां और बंगले होने के बाद भी वे चाहते हैं कि उनके आइसलैंड भी हों। अपने लालच में वे ऐसे काम कर जाते हैं कि पूरी तरह से बदनाम ही हो जाते हैं। फिर इतना लालच किस काम का? मनी से रिलेटेड तीसरी सॉफ्ट स्किल को बताने के लिए ऑथर रजत गुप्ता का एग्जाम्पल देते हैं, जिनका जन्म कोलकाता में हुआ, जो एक अनाथ थे। ऐसे सर्कमस्टेंसेस में रहने के बावजूद 40 साल की उम्र में रजत गुप्ता दुनिया की सबसे प्रेस्टिजियस कंसल्टिंग फर्म मैकिन्से के CEO बने। इसके अलावा भी बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल रोल में भी वे रहे। साल 2008 में उनकी नेटवर्थ करीब $100 मिलियन थी। उतना पैसा उन्होंने इकट्ठा कर लिया कि अगर इतने पैसों को बैंक में रखकर उनकी इंटरेस्ट इनकम भी आए तो 50,000 रुपये प्रति घंटे बिना कुछ किए कमाए जा सकते हैं, वो भी 24 घंटे हर रोज। लेकिन यह भी उनके लिए काफ़ी नहीं था। वह करोड़पति से बहुत ही डेस्परेटली अरबपति बनना चाहते थे। उस समय वो गोल्डमैन सैक्स, जो दुनिया की बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी है, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल हुए। अपने अरबपति बनने के डेस्पिरेशन में इतनी वेल्थ होने के बावजूद भी उन्होंने सेटिस्फैक्शन ना होने के कारण ऐसा काम किया, जिसने उनकी इतने सालों की रेपुटेशन को मिट्टी में मिला दिया। उन्हें इनसाइडर ट्रेडिंग के गुनाह के लिए दोषी पाया गया। दोषी करार होने के बाद उन्हें जेल जाना पड़ा। इनसाइडर ट्रेडिंग जिसका मतलब था ऐसी इन्फॉर्मेशन जो उन्हें बोर्ड मीटिंग में मिलती थी, जो कॉन्फिडेंशियल होती थी, उसे उन्होंने अपने फाइनेंशियल गेन के लिए बेचा। और रजत गुप्ता के एग्जाम्पल के साथ बताते हैं कि ऐसे बहुत सारे लोग के साथ यह प्रॉब्लम होती है। एक फाइनेंशियल गोल अचीव करने के बाद वह दूसरा फाइनेंशियल गोल अचीव करना चाहते हैं। लखपति से करोड़पति और फिर अरबपति, कुछ भी उनके लिए एनफ नहीं होता। ये एनफ शब्द बहुत मायने रखता है। ये बताता है कि इंसान को फाइनेंशियली एक गोल पोस्ट बनाना चाहिए, ऐसा गोल पोस्ट जिसमें आपकी सभी नीड्स पूरी हो सकें। इसके बाद सब लालच है जो आपका पीस ऑफ माइंड खराब कर सकता है। तो सबसे ज़रूरी है फाइनेंशियल स्किल।
आप एनएफ की डेफिनेशन जरूर बनाएं, उसके बाद रुक जाएं। पैसे से ज़्यादा अपने परिवार और अपनी सुख शांति को ज़्यादा महत्व दें। सोशल कंपैरिजन, यह स्किल प्राप्त करने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। उसके पास BMW है, मेरे पास भी होनी चाहिए, ऐसी सोच को छोड़ना बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए आदमी को एक गोल बनाना चाहिए कि मैं लाइफ में इतना पैसा कमाऊंगा कि मोरल प्रिंसिपल के साथ रहूंगा और चैरिटी करूंगा। इस तरह से उसका पैसा अपने आप ही बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि उनकी गुडविल से पैसा और बढ़ जाता है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग, वॉरेन बफे ने इतना मैसिव वेल्थ कैसे बनाया, उसके ऊपर लगभग 2000 किताबें लिखी जा चुकी हैं। अगर आप उन सब किताबों की समरी देखें तो एक लाइन में कंक्लूड किया जा सकता है। वह एक लाइन है, दिस गाय हैज़ बीन इन्वेस्टिंग कंसिस्टेंटली फॉर 3/4 ऑफ सेंचुरी। वॉरेन बफे स्टॉक में तब से इन्वेस्ट कर रहे हैं जब वह बच्चे थे। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि उनकी $86.5 बिलियन की नेटवर्थ है, जिसमें से उन्होंने $81.5 बिलियन की नेटवर्थ अपने रिटायरमेंट एज मतलब 60 ईयर्स के बाद इकट्ठी की है। नो डाउट वॉरेन बफे एक फेनोमिनल इन्वेस्टर हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि वह 75 ईयर्स से कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट कर रहे हैं। जितना इम्पोर्टेंट उनकी स्किल को देना चाहिए, उतना या उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस टाइम को देना चाहिए। ऑथर एक एग्जाम्पल देते हैं जिसमें वो कंपेयर करते हैं वॉरेन बफे को एक साधारण इंसान से। वॉरेन बफे ने 10 साल की उम्र में इन्वेस्ट करना शुरू किया था। जब वे 30 साल के थे तब उनकी नेटवर्थ $9.3 मिलियन थी। वहीं एक साधारण इंसान जो नॉर्मली 20 साल तक पढ़ाई करता है, उसके बाद 30 साल तक वर्ल्ड एक्सप्लोर करता है, अपना पैशन एक्सप्लोर करता है, उसकी नेटवर्थ 30 साल की उम्र में मात्र $25,000 होगी, क्योंकि उसने अपनी सेविंग और इन्वेस्टमेंट शुरू ही नहीं की। अगर अब वह इस पॉइंट पर इन्वेस्ट करना शुरू करता है तो वह 60 साल की उम्र तक 22% रिटर्न कमाता है। वह साधारण इंसान है तो 60 साल की उम्र में वह रिटायरमेंट ले लेता है, फिर इन्वेस्टिंग बंद कर देता है, तो प्रेजेंट टाइम में उसकी नेटवर्थ $11.9 मिलियन होगी। वहीं वॉरेन बफे की नेटवर्थ $86.5 मिलियन है। उनकी नेटवर्थ वॉरेन बफे की नेटवर्थ से 99% कम है। यह कहा जा सकता है कि वॉरेन बफे की कामयाबी का सबसे बड़ा कारण है उनका बहुत छोटी उम्र में इन्वेस्टमेंट करना, फिर उसे 90 साल की उम्र तक कंटिन्यू रखना। उन्होंने 75 साल तक कंसिस्टेंटली इन्वेस्टमेंट की, फिर उसे होल्ड करके रखा, उसे रीइन्वेस्ट किया। उस समय ने कंपाउंडिंग के एक्सपोनेंशियल रिजल्ट उन्हें दिए। कंपाउंडिंग की वैल्यू को समझना भी एक फाइनेंशियल स्किल है। गेटिंग वेल्थी वर्सेस स्टेइंग वेल्थी। बहुत से लोग बहुत सा पैसा कमाने की बाद उसे खो भी देते हैं। ऐसा बहुत से खिलाड़ियों और फिल्मी सितारों के साथ हुआ है, क्योंकि उन्हें इन्वेस्टमेंट की समझ नहीं थी। ना तो उन्होंने एफडी करवाई, ना पीपीएफ में लगाया, ना ही रियल एस्टेट में इन्वेस्ट, बल्कि अंधाधुंध खर्च करते गए। उन्हें लगा उनका पैसा कभी ख़त्म ही नहीं होगा। इसलिए पैसे की समझ विकसित करना बहुत ज़रूरी है। ऑथर कहते हैं कि अमीर बनना एक बार के लिए फिर भी आसान है, लेकिन हम अमीर बने रहना इतना आसान नहीं है। शायद यही कारण है कि ज़्यादातर बिजनेस स्टार्ट होने के कुछ साल बाद ही फेल हो जाते हैं। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के एग्जाम्पल हैं, एक बहुत अच्छा फाइनेंशियल स्टेटस अचीव करने के बाद भी ब्रोक हो गए। बिजनेस कैरियर और इन्वेस्टिंग में सब में सफलता पाने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है लंबे समय तक सर्वाइव करना। यह फाइनेंशियल स्किल भी वॉरेन बफे के एग्जाम्पल से समझी जा सकती है। वॉरेन बफे के साथ साथ उनके जैसे और भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स रहे होंगे, फिर भी वॉरेन बफे जैसी नेटवर्थ और किसी की क्यों नहीं हुई। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने एक लंबे समय तक सर्वाइव किया, अपनी वेल्थ को धीरे धीरे करके बढ़ाया, इसे कम नहीं होने दिया। उन्होंने अपने 75 साल के इन्वेस्टिंग पीरियड में लगभग 14 रिसेशन देखे, लेकिन वह पैनिक नहीं हुए, अपने आप को बर्न आउट नहीं होने दिया, चाहे उसके लिए उन्हें कितनी ही लुक्रेटिव डील छोड़नी पड़ी। रजत गुप्ता की तरह अपनी रेपुटेशन कभी स्टेक पर नहीं लगाई। उनकी जो सबसे बड़ी बिजनेस स्ट्रेटजी रही वह उनका अपना और अपनी वेल्थ का सर्वाइवल ही था। बस इसी सर्वाइवल ने उन्हें वह समय दिया जो दूसरे लोगों को नहीं मिला। उसी समय ने अपना जादू दिखाया। फिर कंपाउंडिंग नामक फॉर्मूले से उनकी नेटवर्थ इतनी जबरदस्त हो गई। टेल्स यू विन। अगर एक बार सिक्का उछालो तो जरूरी नहीं कि आप जीत जाओगे, लेकिन उसे बार बार उछालोगे तो पॉसिबिलिटी है कि आप सफल हो जाओगे। इसी तरह किसी भी काम को बार बार करते रहो, पहली बार में ही सफलता नहीं मिलती। अगर बिजनेस पहली बार फेल हो गया हो तो फिर उसे ट्राई करो और तब तक ट्राई करते रहो जब तक सफल ना हो जाओ। फ्रीडम। असली पैसा वो होता है जो आपको टाइम से आज़ादी दे। कुछ लोग पैसा तो कमाते हैं लेकिन दिन भर खपते रहते हैं, उनके पास एंजॉय करने का टाइम ही नहीं बचता। ऐसा पैसा किसी भी काम का नहीं होता।
अगर आपके पास पैसा है तो आप बहुत से कामों को आउटसोर्स कर सकते हैं। मैन इन द कार। यह अजीब बात है, जब भी हम किसी महंगी गाड़ी को देखते हैं तो हम यही कहते हैं वह कितनी कूल गाड़ी है। हम कभी भी उसके मालिक की तारीफ नहीं करते और यह नहीं कहते वह कितना कूल व्यक्ति है। ऐसा ही हमारे साथ होगा। अगर हम ऐसी महंगी गाड़ी खरीद लेंगे तो लोग सिर्फ गाड़ी की तारीफ करेंगे, हमारी नहीं। हमसे वो केवल ईर्ष्या करेंगे। इसलिए मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे इतना ना भागें। अगर ज़्यादा पैसा है तो उसे एक नए एक्सपीरियंस हासिल करें, किसी की हेल्प करें, कहीं घूमने जाएं, जिनसे आपको लाइफ टाइम के लिए अच्छी मेमोरीज बन जाएगी। और यही असली खुशी का राज है। अमीरी वो है जो नजर आती है, जैसे महंगी गाड़ियां, बंगले, ब्रांडेड कपड़े, लेकिन वेल्थ नजर नहीं आती, जैसे इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी, बिजनेस। अगर आपके दोस्त ने जिसकी इनकम आपके जितनी ही है 10 लाख की कार ली है तो देखने से वह अमीर लगेगा, लेकिन उसके पास अब आपकी तुलना में 10 लाख कम होंगे। इसलिए वेल्दी बनने की कोशिश करें, अमीर दिखने की नहीं। सेव मनी। बचत करने के मामले में 3 तरह के लोग पाए जाते हैं। पहले वो जो सोचते हैं उन्हें बचत करने की जरूरत नहीं है। दूसरे वो जो सोचते हैं बचत नहीं कर सकते। तीसरे वो जो बचत करते हैं। वक्त के साथ साथ तीसरे बहुत वेल्दी बन जाते हैं, उनका बुढ़ापा आराम से कटता है, लेकिन बाकी उम्र भर तंगहाली का जीवन व्यतीत करते हैं और दूसरों पर निर्भर रहते हैं। वे स्वभाव से बहुत कड़वे भी हो जाते हैं। इसलिए आज से ही बचत करना सीखें और बचे हुए पैसों को इन्वेस्ट करें। कुछ लोग इतना सोच विचार करते हैं कि कुछ कर ही नहीं पाते। वे हर चीज में परफेक्शन लाने की सोचते हैं, थोड़ी सी भी कमी करने रहने पर उस काम को आगे नहीं बढ़ाते। ऐसा करने की बजाय आप ये देखें कि आपने जो प्लान किया है उससे काम चलेगा या नहीं। ऐसे ही स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें, क्योंकि उनमें हर महीने उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन लंबे समय में वे प्रॉफिट ही देते हैं। सरप्राइज। इंसान को ज़िंदगी में हमेशा सरप्राइज के लिए तैयार रहना चाहिए। ऐसा ही पैसों को लेकर भी आपको सरप्राइज मिल सकता है। बहुत से लोग कोरोना के पहले शेयर मार्केट में बहुत अच्छा पैसा कमा रहे थे, लेकिन अचानक से कोरोना आ गया और सारा मार्केट धड़ाम से गिर गया। बहुत से लोगों को लॉस हुआ, लेकिन बाद में फिर से मार्केट ऊपर चला गया था। ऐसे ही किसी कंपनी को जिसे आप बहुत अच्छा समझ रहे हो उसमें कोई घोटाला कर दे तो वह डूब जाती है और आपका पैसा भी डूब सकता है। इसलिए हमेशा चौकन्ने रहें। रूम फॉर एरर। पैसा कमाने के दौरान हर किसी से एरर हो सकता है, लेकिन उससे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। गलती से होने वाले नुकसान से बचने के लिए आप हमेशा अपने पास कुछ रिजर्व कैश रखें। सारा पैसा एकदम इन्वेस्ट ना कर दें। वॉरेन बफेट ने कहा है, कैश इज द किंग। येस बैंक का शेयर जब गिरा था तो बहुत से इन्वेस्टर को नुकसान हुआ था, लेकिन कुछ लोगों के पास कैश बचा था। उन्होंने गिरे हुए दाम पर शेयर खरीद लिए और एवरेज कर लिया। इससे उनका नुकसान कम हो गया। इसलिए बुरे समय के लिए कुछ फंड जरूर रखें। वक्त के साथ हर इंसान बदल जाता है। शरारती बच्चा आगे चलकर एक जिम्मेवार इंसान भी बन जाता है और शरीफ बाद में बदमाश भी बन सकता है। ऐसे ही जो भी सपने और गोल हमने आज बनाए हैं, हो सकता है वे पूरे ना हो, लेकिन फ्यूचर में हम कुछ नया भी कर सकते हैं। अपने पास्ट में न जीते रहें। यह ना सोचें कि स्कूल या कॉलेज में आपके मार्क्स तो बहुत कम थे, आप अच्छे स्टूडेंट नहीं थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका फ्यूचर आपके पास्ट पर निर्भर नहीं होता। आप जब चाहें अपना फ्यूचर बना सकते हैं। कोई भी कभी भी छोटा सा बिजनेस लगाकर लाखों करोड़ों कमा सकता है। जैसे कुल्हड़ बनाने वाली कंपनी सिर्फ चाय की फ्रेंचाइजी लगाकर करोड़ों कमा रही है। इतना तो डॉक्टर भी नहीं कमाते, और चाय बेचने के लिए आपके मार्क्स कहीं काम नहीं आते। इसलिए समाज ने जो अनाप शनाप आपके दिमाग में भर रखा है उसे बाहर निकाल दें। असली किताबें पढ़ें और नया ज्ञान हासिल करें। पैसे से ही पैसा बनता है, फ्री में कुछ भी नहीं आता। अगर आपको कुछ बड़ा करना है और आपके पास पैसे नहीं हैं तो पहले कुछ साल जॉब कर लीजिए। इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कोई छोटी मोटी जॉब किया करते थे और फिर उस पैसे से उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया और एक दिन बड़ा बिजनेस कर लिया। शुरू में ऐसा बिजनेस शुरू कर सकते हैं जो कुछ हजार में ही शुरू हो सके, बाद में उसे स्केल अप कर सकते हैं। पैसे कभी भी अकेले नहीं कमाया जाता, आपको हमेशा दूसरों की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। अगर आप इंट्रोवर्ट हैं तो भी आपको दूसरों से डील करना सीखना होगा। जितना आप मी को इम्पोर्टेंस देते हैं उतना ही दूसरे यानी कि यू को भी दें। दूसरे की रेस्पेक्ट करें। अच्छे टैलेंटेड लोग हमेशा रेस्पेक्ट के भूखे होते हैं। उनके सामने अपनी ईगो ना दिखाएं। लेकिन आशावादी होना अच्छी बात है। हर कोई हमें आशावादी बनने के लिए कहता है, लेकिन आंख बंद करके आशावादी बनना किसी काम का नहीं होता। ये हमें ले भी डूबता है। कोई बच्चा पढ़ाई ना करे लेकिन आशा रखे कि पास हो जाएगा, तो ये कैसे संभव है?
अगर किसी में टैलेंट ना हो और बॉलीवुड चला जाए तो क्या होप के भरोसे सफल हो पाएगा? यह देखें कि कौन सा काम मुश्किल है या आसानी से नहीं होगा, फिर उसमें अपनी स्किल डेवलप करने के लिए लगातार मेहनत करें। इसलिए एक हद तक आशावादी होना ठीक है, पर जीवन में बैलेंस बनाकर चलना चाहिए, तभी आप सफल होंगे। हमारी समझने की शक्ति हमेशा सही नहीं होती। जैसे बहुत से लोग जो न्यूज़ में सुनते हैं उसे सच ही मान लेते हैं, जबकि उसमें से ज़्यादातर चीज़ें मैनिपुलेट की गई होती हैं। ऐसे ही न्यूज़पेपर में कई बार कंपनीज गलत लेख भी पब्लिश करवा देती हैं ताकि लोग उनके शेयर खरीद सकें, बाद में वे डूब जाते हैं। इसलिए हर चीज़ पर आंख बंद कर विश्वास ना करें। इस चैप्टर में ऊपर दिए गए चैप्टर्स को समराइज किया गया है और कुछ टिप्स दिए गए हैं। हमेशा हम्बल रहें, ईगो ना पालें, ऐसे फाइनेंशियल डिसीजन लें जिससे आपको मेंटल पीस मिले। टाइम की पावर को समझें, एकदम से कोई रिच नहीं बनता। फेलियर को एक्सेप्ट करना सीखें, कभी हिम्मत ना हारें। इन्वेस्टमेंट की आदत बनाएं, रिच होते हुए भी साधु की तरह शांत रहें। अंत में ऑथर ने यंग लोगों के लिए कुछ सुझाव दिए हैं। पूरी सैलरी मौज मस्ती में ना उड़ा दें, हमेशा अपने खर्चे कम रखें। लोकल चीज़ों में खुशी ढूंढें, जैसे एक्सरसाइज, रीडिंग, लर्निंग, हॉबीज। कभी भी कर्ज लेकर घर ना खरीदें, पहले उसकी एफडी करके कुछ सालों तक बढ़ने दें। इन्वेस्टमेंट की आदत डालें, अपने बच्चों के लिए उचित प्लान या फंड में इन्वेस्ट करें ताकि बाद में उनकी पढ़ाई या शादी में वो पैसा काम आए। आशा है आपको द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक की समरी पसंद आई होगी। धन्यवाद।